डियर फ्रेंड्स, टुडे योर नेक्स्ट क्लास फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। आज मैं आपकी जो प्रक्षेप गति की क्लास कंडक्ट करवाऊंगा, उसमें आप लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन से मैक्सिमम एसएसआर और डबल ए में या एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता ही है, भले न्यूमेरिकल आए या फिर वो किसी फार्मूले से निकाल लेता है क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करूँगा और इसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। तो ज़रा देखते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में इसको बेटा कहते हैं प्रक्षेप गति। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। अगर बोलता है पहले कि फिजिक्स में मोशन होती कितनी प्रकार की हैं, बहुत लोग जनरल क्वेश्चन कर देते हैं कि मोशन कितने प्रकार की होती हैं, तो कहेंगे सर फिजिक्स में मोशन हमारी दो ही प्रकार की होती हैं, या तो 1D होती है या 2D होती है। 1 डायमेंशनल मोशन होती है और 2 डायमेंशनल होती है। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसका एक क्वेश्चन कई बुकों में दिया भी है, पूछता है कि मोशन होती कितनी है। तो 1D मतलब 1 डायमेंशनल या एक विमीय गति, और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमीय गति। ठीक, तो 1 डायमेंशनल अगर किसी को नहीं याद है तो हिंदी में आप लिख सकते हो कि सर इसका मतलब क्या होगा? एक विमीय गति, मतलब मोशन एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर हो रही होगी, या तो एक्स में या वाई में या जेड में, किसी एक डायरेक्शन में। ठीक, 2D की जब बात की जाएगी तो यहाँ क्या होगी? हमारा द्विविमीय गति होगी, और द्विविमीय का मतलब होता है कि अब ये गति हमारी कैसी हो रही होगी? 2 डायरेक्शन में। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे सर जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जाती है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से आती है तो हमेशा कैसी मोशन करती है? वो एक विमीय, यदि छोड़ी जाए केवल। ठीक, और द्विविमीय की बात की जाए तो इसका एक तो एग्जाम्पल हमारा यही लिखा हुआ है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, और दूसरा क्या होता है? सर्कुलर मोशन। अगर हमसे कोई बात करेगा कि ये बताइए द्विविमीय गतियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो कहेंगे सर प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति, दोनों 2 डायमेंशनल हैं, ये एक्स में भी चलती हैं और वाई में भी चलती हैं, दोनों के साथ साथ। ठीक, और जब इसकी बात करेगा तो कहेंगे सर हमारी जो गुरुत्वीय गति होती है, जब हम नॉर्मल छोड़ देते हैं किसी पिंड को, या साइकिल की गति बोल दो सिंपल सा, कि रोड पे जो साइकिल की गति होती है या किसी गाड़ी की गति होती है, वो कैसी होती है? 1 डायमेंशनल। ठीक, तो यदि क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी मोशन है, तो पहले तो ऐसे लिख देंगे 2D, द्विविमीय गति होती है। अब जरा इसमें ये देखते हैं कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D है, ठीक है, ये 2D क्यों है? तो अब जरा इसका देखो एनालिसिस करते हैं हम। जब 2D की बात करें तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े हैं, ठीक, और आपने क्या किया, ऊपर की तरफ किसी एक एंगल पर एक बॉडी को मान लीजिए यहाँ पे थीटा डिग्री पे आपने फेंक दिया। अब ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ है कि यदि हम किसी को फेंकेंगे तो वो ऊपर क्या करेगा? जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक तो वो ऊपर जाएगा, इसके बाद क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यदि हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो वो यहाँ पहले मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और फिर इसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई बॉलर गेंद फेंकता है या बॉल फेंकता है, हमेशा उसकी गति कैसी होती है? प्रक्षेप गति। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से फेंका, ये u वेलोसिटी से फेंका, ठीक, और ये r डिस्टेंस पर गिर गया जाके, यहाँ पे गिर गया जाके, यहाँ से फेंका और यहाँ गिरा जाके, तो इस r को हिंदी में क्या कहते हैं? परास, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। ठीक, जो बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं, इस r को क्या कहते हैं? परास। जहाँ से गेंद फेंकी जाए और जहाँ गिरे जाके, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। अब देखो जरा, इसका मतलब ये हुआ कि सर 2D कैसे है, पहले तो हमें ये समझना है। तो 2D में बेटा देखना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से बॉल फेंकी तो थोड़े समय के बाद बॉल यहाँ भी पहुँचेगी, कुछ समय बाद बॉल यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी पहुँचेगी और फिर यहाँ पहुँचेगी। तो जैसे यहाँ पहुँच जाए तो यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी कोऑर्डिनेट में चले जाएँ तो हम कहेंगे सर आप जब यहाँ पहुँचोगे, मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स में भी चले हैं और वाई में भी चले हैं, तो दोनों में चले हैं, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल कैसी है? 2D मोशन है। ठीक, ये मान लीजिए आपने ये थोड़ी देर के बाद ये बॉडी हमारी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गई मान ले रहे हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई है? y। तो अब u के आप पहले कंपोनेंट तोड़ लेना, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस चलेगा, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी चलेगा।
तीन चीज़ें क्वेश्चन आती हैं, या तो आपसे ये वाली ये h पूछेगा मैक्सिमम हाइट या h, ठीक, या फिर r पूछेगा यहाँ से यहाँ तक की रेंज, और या फिर ये पूछेगा टाइम, HRT बोलते हैं। 3 से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। देखो जरा फिर, अगर ये u वेलोसिटी से फेंका गया था और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल देखो बेटा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। और इस हॉरिजेंटल का अगर करेंगे तो कहेंगे सर ये वाला आपका हो जाएगा u कॉस थीटा, ठीक। अब देखो हमको क्या चाहिए, h चाहिए, r चाहिए और t चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम प्रक्षेप गति का समीकरण निकालेंगे। क्वेश्चन आता है कि इसका इक्वेशन कौन सी होती है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालना सीखें जरा। देखो जरा, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गई थी, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ ये y। हम क्या करेंगे, हमको पता है एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्षैतिज वेग सदैव नियत रहता है। जब कभी प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो हमेशा समझ लेना जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ तक हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। चेक करके देख लो आप यहाँ पे जब आओगे फिर इसके कंपोनेंट ऐसे तोड़ देना, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो फिर u cos थीटा हो जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट हमेशा बदलता रहता है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा जो मेरा वर्टिकल वेलोसिटी है u साइन थीटा ये कैसी होती है, वेरिएबल प्रोजेक्टाइल में। और अगर u cos थीटा की बात की जाए तो ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति में कौन सा वेग सदैव नियत रहता है, तो कहेंगे सर प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग सदैव नियत रहता है। u cos थीटा यहाँ है तो u cos थीटा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक। अब देखो जरा, हम इस ए पॉइंट का एनालिसिस कर रहे थे, हमको पता है कि सर हमारा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है समीकरण इसका। तो देखो जरा, ये वाली अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो मेरी वेलोसिटी है, हम वर्टिकल की बात नहीं करेंगे, पहले हम हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समीकरण आप तभी लगा सकते हो जब u हमारी v कैसी हो, कांस्टेंट। तो ये क्या हमारा देखो बेटा हो जाएगा u cos थीटा, यहाँ लिख देना क्षैतिज गति है, ये क्षैतिज गति के लिए मैं कर रहा हूँ, इस मोशन के लिए, हॉरिजेंटल मोशन के लिए, ठीक। तो u cos थीटा इज इक्वल टू s क्या हो जाएगा, x। मान लिया मैंने t टाइम में ये यहाँ पहुँच गया, ठीक, ये हो गया t। तो यहाँ से आपको करना देखो बेटा क्या, यहाँ से t इज इक्वल टू निकालना है x अपॉन क्या हो जाएगा, u cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक। अब क्या करना, इसका वर्टिकल मोशन करा देना। वर्टिकल मोशन का मतलब अब हम लोग क्या करा देंगे, ऊर्ध्वाधर गति करा देंगे। तो इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, और कैसा होता है ये, वेरिएबल। जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, ठीक। अगर यहाँ से पूछता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सर हमारा u साइन थीटा का मान क्या होता है, 0। हमको पता है कि सर यहाँ से यहाँ अगर आप वर्टिकल मोशन करा रहे हैं तो मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या था, h इक्वल टू ut, और ऊपर की तरफ है तो -12 gt स्क्वायर, और नीचे की तरफ है तो +12 gt स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखो जरा, x के लिए क्या लिखेंगे अपना हम, y, क्योंकि y यहाँ कैसे कर रहे हैं हम, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut, और ut क्या है, u साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख देना, u साइन थीटा, इंटू क्या लिख देना, t, माइनस का 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। कुछ मत करना, t का मान रख दो, इक्वेशन निकल आएगी। तो देखो जरा, ये क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, और t की वैल्यू देखो बेटा क्या है, x अपॉन u cos थीटा, माइनस का 1/2 g, और t की वैल्यू फिर यही रख दो यहाँ से, ये हमारी क्या आ जाएगा, u स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपकी ये कहानी सॉल्व हो गई, u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। ये क्या आ गया देखो जरा, x टेन थीटा माइनस 1/2 g, और ये हमारा इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा आपको मिलेगा एग्जाम में हमेशा, इस तरीके से x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी है प्रक्षेप गति का समीकरण। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्रक्षेप गति का समीकरण। अब देखो एक चीज़ मैं ये भी यहाँ समझ रहा हूँ कि x कैसा है, वेरिएबल, और x का क्या है, स्क्वायर। तो जब किसी वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो मोशन सदैव 2D होती है, और यदि 3 यहाँ पावर होगी तो समझ जाना ये इक्वेशन हमारा क्यूबिक मोशन को शो कर रही है। यदि 1 पावर है तो लीनियर है,
हम लोग पढ़े ना पैराबोला, मैथ में पढ़े होंगे पैराबोला आप लोग, वहाँ कहते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब वाई का स्क्वायर है तो पैराबोलिक मोशन है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 डायमेंशनल मोशन होगी। अब देखो जरा, हमको एच, आर और टी निकालने हैं, बस सारी कहानी यहीं से प्रोजेक्टाइल की खत्म हो जाती है। देखो भाई, एच का मतलब हम समझ गए कि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये निकालनी है कि सर ये हाइट कितनी चलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब अगर हाइट की यदि बात करेगा तो हाइट के लिए हम लोग देखो बेटा क्या करेंगे, गति का तीसरा समीकरण लगा दो। तो देखो भाई, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन करानी है, हाइट तभी तो निकलेगी ये एच, ठीक। तो यहाँ बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक। अगर बोलेगा कि यहाँ पे जब आ जाओगे, ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि सर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखो 0 मैंने लिखा भी है, क्योंकि वर्टिकल मोशन हम करा रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो वर्टिकल मोशन करा रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh, निकल आया हमारा h, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये लड़के रटते रहते हैं प्रोजेक्टाइल में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये बार बार रटोगे तो भूल जाओगे, केवल आप तीसरी इक्वेशन लगाएं, दूसरे में आंसर पा जाओगे, कौन सा ऑप्शन होगा ना भूल जाओगे। कहीं 2g दिया रहता है, कहीं g दिया रहता है, कहीं 3g दिया रहता है, आप कन्फ्यूज हो गए। गति का केवल तीसरा समीकरण लगाओ और आंसर पाओ। अगर ये बोलता है कि सर इस h मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो, तो हम समझ गए कि सर साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो साइन 90 अगर 1 हो जाए तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे फॉर h मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम ऊंचाई तक आपको कभी बॉल को फेंकना है, ध्यान रखना, तो हम समझ जाएंगे कि सर थीटा इज इक्वल टू कितना रख दें, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान ही सबसे ज़्यादा होता है 1, बाकी सारे मान छोटे होते हैं। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो कैपिटल H लिख दो, या आप ये लिख दो H मैक्स, इसकी वैल्यू हमारी सिंपल सी आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g। यही आपको रटना था, रटना है तो रट लो, निकालना है तो यहाँ से निकाल लो। अब देखो जरा, H की कहानी खत्म, क्या बचा हमारा, T बचा। तो पहले टाइम पीरियड निकालते हैं, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रक्षेप की ऊंचाई है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेप की ऊंचाई या हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप की ऊंचाई है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, T, और इस T के बाद हम लोग देखो निकाल लेंगे R, यहीं से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन मेनली फिनिश हो जाता है। देखो जरा, अब हमको ये निकालना है कि सर यहाँ से यहाँ तक आपने हाइट तो बता दी, अब ये देखते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। एक को निकाल देते हैं, उसका 2 गुना करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। देखो जरा, ये O है, इसको आप कह दो तो B कर दो। तो यहाँ से कह सकते हो फॉर, सीधे आप लिख दीजिएगा फॉर T मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो OB मोशन के लिए, ध्यान रखना, OB के लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ OC के लिए निकाल दूंगा। तो देखो जरा, T अगर निकालोगे तो आप देखो, मैं बता रहा हूँ, जब भी T निकालना पड़े सिंपल सा गति का पहला समीकरण लगा दो। V इक्वल टू क्या हो जाता है, U माइनस का क्या हो जाता है, GT, और ये कौन सा समय है, नीचे से ऊपर जाने में, तो T1 कर दो यहाँ से, ठीक। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम समझ गए सर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वर्टिकल मोशन करा रहे हैं, ठीक। और U की जगह वर्टिकल मोशन करा रहे हैं तो केवल हमें क्या लेना है, U साइन थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे के लिए मोशन ये है, माइनस का G, ये हो जाएगा T1। यहाँ से क्या करना बेटा, T1 इज इक्वल टू निकाल लेना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, U साइन थीटा अपॉन G। मतलब जब कभी प्रक्षेप गति में नीचे से ऊपर जाए या मैक्सिमम हाइट तक जाए तो समझ जाना इसका T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U साइन थीटा, और जो समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है वही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर T2 इज इक्वल टू भी फिर आपका वही हो जाएगा U साइन थीटा अपॉन G। तो आपसे पूछेगा इसका आवर्त काल बताओ, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है टाइम पीरियड, ठीक। तो आवर्त काल को अगर T की बात करोगे तो कहोगे सर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, इसका मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो T1 प्लस ऊपर जाने में प्लस नीचे जाने में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई 2U साइन थीटा अपॉन G, यही हमारा हो जाएगा आवर्त काल। आवर्त काल की कहानी खत्म हो गई। अब क्या बचा, R। देखते हैं जरा रेंज क्या है।
आर देखो बेटा बहुत सरल है, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो, क्योंकि आर जो हमारा है हॉरिजॉन्टल में हमको गेन होता है और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेते हैं, सिंपल सा हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमको पता है देखो चाल यहाँ से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ध्यान रखना, ओसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओसी के लिए मतलब है हमको निकालना है आर, तो चाल इसकी क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा, दूरी हमको टोटल क्या निकालनी है आर, ठीक, अपॉन समय की बात करेगा कैपिटल टी, चूंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय ही तो हमारा कैपिटल टी लगा है, वैल्यू पुट कर दो, कहानी हमारी खत्म हो गई। आर इज इक्वल टू क्या हो गया टी इंटू यू कॉस थीटा, इसको आप पुट करो आके टी को जरा, तो ये देखो क्या हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा आपका 2u, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा जी, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हमको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a, तो अगर आर की बात करेगा तो आर इज इक्वल टू हमारा देखो क्या आ जाएगा u, और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ये जी, या लोग सिंपल सा कह देते हैं u साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे हमारा ये u कॉस थीटा है, ठीक, और t की वैल्यू हमारी क्या है ये 2u साइन थीटा, तो u बेटा और कर देना, यहाँ पे u स्क्वायर हो जाएगा, कि r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस तरीके से ये हमारा हो गया r, ये हो गया t और ये हो गया h। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ज़रा देख लो भाई कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हम समझ जाएंगे सर r की वैल्यू तो मैक्सिमम तभी हो सकती है जब साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाए 1। देखो अगर बोलता है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो लिखेंगे यहीं पे, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ी सी जगह में, अगर r मैक्सिमम हमसे पूछता है, हम लोग बोलते ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका जो डिस्टेंस ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगी, गेंद सबसे दूर कब गिरेगी जाके, तो हम लोग रटते रहते हैं कि 45 अंश अगर फेंकोगे तो सबसे दूर गिरेगी, तो हम यहाँ देख लेते हैं 45 अंश क्यों होता है। देखो भाई हमको पता है ये हमारा जो r है ये क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यहाँ लिख देंगे फॉर r मैक्स, अगर r मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब ये हुआ साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए 1, और साइन में 1 मान होता है साइन 90 का, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू जब लिखोगे साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 अंश, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो जब 45 अंश पे आप किसी गेंद को फेंकोगे हॉरिजॉन्टल से तो वो मैक्सिमम आर पर गिरेगी, और उस मैक्सिमम आर का यदि मान पूछे कि आर मैक्स होगा कितना, तो आप सिंपल सा कर देना यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान रखना ये एच होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g और ये होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर क्वेश्चन की डिस्कस करता है तो कहेंगे सर आर मैक्स होता है यू स्क्वायर अपॉन जी और ये क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा जो ये रेंज है, ये रेंज कोटि पूरक कोणों पर अलग अलग होती है या सेम होती है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आर की वैल्यू सदैव सेम होती है। देखना जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कैसा आया हुआ है, एक बार जो बच्चे पेपर किए होंगे वो लोग पढ़े भी हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रेंज से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो जरा यहाँ से, बाकी मैं आपको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन और भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की यहाँ पे क्या कहानी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल बोला जाएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा कोटि पूरक कोण। और कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो देखो कोटि पूरक कोणों पर आर का मान सदैव समान रहता है। जैसे हम समझ रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे थीटा का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, देखो जरा बता दे रहे हैं 90 माइनस क्या हो जाएगा ये बीटा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से आर लिखें तो पहले थीटा के लिए देखो बेटा क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर यहाँ पे थीटा को हम चेंज करें, बीटा के फॉर्म में चेंज करें तो आप यही बोलोगे सर यू स्क्वायर हो जाएगा और ये जरा ध्यान से देखना साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 180 और माइनस का क्या हो जाएगा ये 2 बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा जी। ये मान लीजिए R1 है, ये हमारा R2 है, तो ये देखो जरा R2 क्या हो जाएगा
यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा जी। इसका मतलब तो यही हुआ कि सर R1 बराबर किसके होता है, R2। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज का मान सदैव बराबर होता है। जैसे आपसे कहेगा कि एक कोई बॉडी, देखो जरा न्यूमेरिकल कहेगा, यहाँ से क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल एक बता रहा हूँ। यहाँ से कहेगा एक कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल से 30 अंश पर फेंकी जाती है, ठीक, और बोलेगा ओ से जाकर ए पे गिर जाती है। तो आप ये बताओ 30 अंश के अलावा और किस एंगल पर यही बॉडी फेंकी जाए सेम वेलोसिटी से कि उतनी ही डिस्टेंस पर गिरे जाके। फिर क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक बॉडी ओ बिंदु से प्रक्षेप गति करते हुए ए तक फेंकी जाती है तो वो आर पर गिरती है, ठीक। तो कहेगा ये थीटा का मान और क्या कर दिया जाए कि वो आर पर ही गिरे। तो कहेंगे सर सिंपल सा हम 90 माइनस 30 करेंगे, जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 90 माइनस 30 मीन्स यही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आर सदैव बराबर होता है। तो 30 पर इसका जो भी परास होगा वही परास कहाँ होगा 60 पर। जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए कह दे कि अगर 40 अंश पे फेंका जाए तो और किस पे बराबर होगा, तो 40 को 90 से घटाएंगे और कहेंगे सर ये 50 अंश पे और 40 अंश पे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 90 से 40 घटाएंगे तो 50 बचेगा। इसका मतलब 40 अंश पे जो भी रेंज होगी और ये जो R2 होगी तो R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सदैव बराबर होती है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रट लो या कहीं लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सदैव बराबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।